माँ, जय गुरु। मेरी आवाज मिल रही है माँ? जी बहुत ही सुंदर मिल रही है। वंदे लोकतिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकटुषारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सतपुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्त विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरम नौमि मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिवहर जिले के द्वारा प्रायोजित ये सुबह की मधुमेह सत्संग, आज का ये सत्संग हम लोगों का 573वां सत्संग था। जहाँ तक बाल सम्मेलन की बात है, यह 77वां बाल सम्मेलन और 62वें स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पवित्र पंजाकर्मी दादा, इस प्राण माँ, इस प्राण दादा और छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा वाणी श्री माँ को, जिन्होंने आज के बाल सम्मेलन का बहुत ही सुंदर तरीके से परिचालन किया और समापन हुआ उसी सुंदर अंदाज में भी। मैं आप सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का इस स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्वास्थ्य परिचर्चा में जो उपस्थित हैं, काफी इष्टनिष्ठ हमारे गुरु भाई हैं। पटना से डॉक्टर शिवशंकर झा दा, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे जीवन में जहाँ तक देखा जाए, ऑर्थोपेडिक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय रखता है। हर कोई जो किसी न किसी एज ग्रुप में और जीवन काल में कभी न कभी उनको ऑर्थोपेडिक्स की जरूरत पड़ती ही है। जो सामान्यतः देखा गया है, जैसे कमर का दर्द हुआ, घुटनों में दर्द की शिकायत हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो शिकायत हुई, ये सब बहुत आम समस्याएं हम लोगों के जीवन में हैं। खासतौर से जब हम एजिंग प्रोसेस होती है, उम्र जैसे बढ़ता है, घुटनों में के जो ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हम ज्वाइंट पेन से पीड़ित होने लगते हैं। हम लोगों की एक आदत बन गई है कि दिन भर हम लोग एसी में रहते हैं, धूप का सेवन कम करते हैं, जिसकी वजह से यदि देखा जाए तो बहुतायत में विटामिन D3 की कमी होती है। जब विटामिन D3 की कमी होने से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। हम लोग विभिन्न तरह के जो हम लोग का खाने में जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, उससे भी हड्डी कमजोर हो जाती है। जहाँ तक माताओं का बात है, बहुतायत में हमने देखा उनका हिस्टेरेक्टोमी लोग बहुत कम उम्र में ही कर देते हैं। खासतौर से जो गांव की महिलाएं हैं, पैसे कमाने के उद्देश्य से कम उम्र में ही उनके यूट्रस निकाल दिए जाते हैं। उसके वजह से भी हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसको कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। और थोड़ी सी भी चोट उनके लिए हड्डी के टूटने का कारण बन सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो सकता है, जिसको कि हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। हमारे रहन सहन, बैठने उठने का तरीका, ऑफिस में चाहे बैठे हों या जहाँ भी बैठे हों, हम लोग एक करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारी हमारे पीठ दर्द की समस्या या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होती है। इन सभी विषयों पे हम लोग को विस्तार से बताने के लिए पटना के मशहूर
ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उनसे भी बड़े हमारे इष्टनिष्ठ गुरु भाई श्रद्धेय डॉक्टर शिवशंकर ज्यादा उपस्थित हैं। मेरी यदि आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और दादा, मैं मैंने आपको प्रणाम करता हूँ, रानंद मेरा भी निवेदित करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ दादा आप आए और ऑर्थोपेडिक विषय पे थोड़ी चर्चा करके हम लोगों को स्वास्थ्य जागृत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं, अवेयर करते हैं। हालांकि हम लोग कोई ट्रीटमेंट यहाँ एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन हमारा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एक ये होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है पेशेंट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। लेकिन हम लोगों का ये काम है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो भी जुड़ते हैं उनके स्वास्थ्य को हम कैसे अक्षुण्ण रखें, किस तरीके से हम लोग प्रमोट करें ताकि वो निरोगी रहें, ये हम लोग का उद्देश्य है। और मैं आपको पूरी श्रद्धा विनम्रता के साथ ये मंच समर्पित करता हूँ। दादा आप आए और अपने वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करें। जय गुरु। इससे पहले मुझको बताएं कि क्या मैं इस पे कुछ अपलोड कर सकता हूँ? मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाए थे, तो जी जी जी, इस मैं प्लेटफॉर्म पे आपको को होस्ट बना रहा हूँ। जी, आपको दादा को होस्ट बनाया जा रहा है। आप जी आराम हाँ। से प्रेजेंटेशन हम लोगों को, यदि आपसे पीपीटी के थ्रू हो, आराम से दिखा सकते हैं। हम लोग हाँ, होंगे। बातों को कह जी, को होस्ट हो गए हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हाँ, शेयर स्क्रीन। ये दिखाई पड़ रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है क्या? अभी नहीं हुआ है। ओके, शेयर स्क्रीन। हाँ मैंने शेयर स्क्रीन तो किया, लगता है एक बार फिर करना होगा। दादा अब मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ, somehow मैं तो हमेशा प्रेजेंटेशन करता हूँ, लेकिन शेयर स्क्रीन किया हुआ है। चलिए मैं बातों को यूं ही शुरू करता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो हड्डियों के बारे में जो बातें हैं उनको बड़े ही समुचित ढंग से प्रेम प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया, और
शरीर के हड्डियों की बातें अगर हम करें तो नहीं, मैं देख नहीं पा रहा। मैं सुनाई पड़ रहा हूं और दिख भी रहा हूं, ठीक है? जी स्क्रीन भी आपका दिखा है दादा? हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है। जी। अब स्क्रीन दिख रहा एक- है तो मैं एक बार फिर मेल पे जाता हूं। अच्छा ठीक है, मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं। हाँ, अभी देखा क्या? नहीं। जी 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 दादा दिखा। हाँ, ये पेपर प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ा? ये प्रेजेंटेशन अभी दिख पड़ा? नहीं जी जी दिख रहा है। दिख रहा है। आर्थराइटिस व उसके नियंत्रण। जी 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 दिख अच्छा, रहा है, दिखा क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है जी। जी जी, अच्छा, चलिए, बड़ी अच्छी। तो सबसे पहले आपने कहा कि आर्थराइटिस के बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये आर्थराइटिस बड़े ही आम उपयोग में आने वाली बातें हैं। तो आर्थराइटिस किसको अंततोगत्वा प्रभावित करती हैं? तो इसे जॉइंट के बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और हड्डियों के हिलने डुलने चलने एवं बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाओं के झटके सहन करते हैं, तो आर्थराइटिस का अर्थ है जोड़ों का सूजन। पीड़ित व्यक्ति अक्सर जोड़ों में दर्द तथा जकड़न महसूस करता है। और हम सबों को ज्ञात है कि दो हड्डियां जो आपस में मिलकर जोड़ बनती हैं, उनके सिरे बड़े ही स्मूथ कार्टिलेज से ढके रहते हैं। और यह कार्टिलेज है जिसमें घिसने के चलते वो सरफेस उतना स्मूथ नहीं रहता है, तो आर्थराइटिस हो जाता है। अब इसके कई कारण हैं, जिसमें इन्फेक्शन एक कारण है। आज के विषय में मैं इन्फेक्शन की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे इन्फेक्शन से कहने का मतलब हुआ जॉइंट का सेप्टिक घाव या जॉइंट का ट्यूबरकुलोसिस। हमारे देश में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स है, तो यहाँ ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही कॉमन हुआ करता था, परंतु अब ट्यूबरकुलोसिस इतनी अधिक लोगों में नहीं होती है। तो बढ़ते हुए उम्र के कारण जो आर्थराइटिस होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और कई बार डॉक्टर को कोई विशेष डायग्नोसिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। मरीज आते ही स्वयं ही कहता है, डॉक्टर साहब मेरे तो जोड़ में दर्द है। और अगर आप पूछेंगे क्या बाएं कलाई में दर्द है और दाहिने में भी है, तो वर्ड यूज करते हैं बाइलैटरल सिमेट्रिकल। मतलब दो घुटना है तो दोनों घुटना है, एंकल है तो दोनों एंकल है, तो इसे गठिया कहते हैं। और मरीजों को आपस में बातचीत करके पता है कि ये गठिया रोग है। गठिया से ही मिलता जुलता एक दूसरी बीमारी है जिसे गाउट कहते हैं। काफी लोगों में यह भी प्रचलित है कि अगर जोड़ में दर्द हुआ तो यूरिक एसिड का, डॉक्टर साहब देखिए मैं जांच कराकर लाया हूं। तो यूरिक एसिड एक कारण है पैर के अंगूठे के पास दर्द और सूजन होने का। परंतु मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि
गाउट के अलावा गठिया भी उसी जॉइंट को प्रभावित करती है। तो पैर के अंगूठे का दर्द गठिया भी हो सकता है और यह देख लेना चाहिए कि ये गाउट तो नहीं है। कई बार अगर आपको पहले जॉइंट के पास की हड्डियों का फ्रैक्चर या जॉइंट के अंदर के हड्डियों का फ्रैक्चर है, तब भी आर्थराइटिस बीमारी प्रभावित करती है। अब कहते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा दादा ने कहा कि अवेयरनेस की आवश्यकता है। आजकल लोगों का रहन सहन अच्छा हो गया है, खाने की परेशानी बहुत लोगों को लगभग नहीं है। तो कहते हैं कि दो चीजें हुई हैं, लॉन्गेविटी, हमारी जीवन की आयु जो है वो पहले 60-70 होते होते लोग स्वर्ग धाम सिधार जाते थे, परंतु अब आपको बहुत लोग दिख जाएंगे जो 90 प्लस के हैं। तो लंबे उम्र तक जीने की जो ये अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट या कंससनेस की वजह से हुआ है वो, और साथ में ओबेसिटी कि हम आवश्यकता से अधिक वजन अपने शरीर का बढ़ा लेते हैं। तो इन दो चीजों के कारण भी आर्थराइटिस होता है। आपका जैसे अभी दादा कह रहे थे कि व्यावसायिक कारण, अब अगर आपका कुछ व्यवसाय ऐसा है जिसमें आप लगातार बैठे ही रहते हैं या लगातार मजदूर वर्ग के हैं, लगातार खड़े ही रहते हैं, तो ये भी ऐसे कारण हैं जो शरीर को के जोड़ों को आर्थराइटिस की ओर प्रेरित करते हैं। अगर आपके जोड़ बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, यहीं पर ये मैं कहना चाहूंगा कि आर्थराइटिस के मरीज बार बार ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, खास करके घुटनों के आर्थराइटिस के पेशेंट, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, मुझे सीढ़ी चढ़ना चाहिए या नहीं। निश्चय ही चलना जॉइंट के हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। और अगर आपके घर में ऑफिस में लिफ्ट है तो आप बेहतर है कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करके सीढ़ी का इस्तेमाल करें। अनुवांशिक कारण, अगर ऐसा देखा गया है कि आपके दादाजी, पिताजी, इन लोगों को आर्थराइटिस हुआ था, तो संभावना है कि आपको भी आर्थराइटिस परेशान कर सकती है। इन सारे हड्डी के बीमारियों में एक चीज जो छुपा हुआ होता है वह है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आजकल सब लोग जान गए हैं कि हड्डी के घनत्व की मात्रा के बारे में बात करते हैं, और हम आगे भी ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र करेंगे। बहुत अच्छी बात दादा बता रहे थे कि बच्चादानी का निकाला जाना, महिलाओं से मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपकी बच्चेदानी निकाल दी गई है, तो वो बड़े आश्चर्य करते हैं कि ये हड्डी के डॉक्टर ये प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो मैं हमेशा समझाता हूं कि अगर आपकी बच्चादानी निकल गई है तो चलिए अब उसको तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिचित लोगों में, अपने बच्चों में ये बात फैलाइए कि यूट्रस जो है हड्डी के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर भी माहवारी बंद होने के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो अगर यूट्रस पहले ही निकाल लिया गया है तो आपके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 70 वर्ष से ऊपर के लोग घुटने के संधि शोथ से पीड़ित रहते हैं, और अगर एक एवरेज डाटा लिया जाए तो लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो 70 से ऊपर के हैं, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है। अब अपने देश की बात अगर करें तो संधि शोथ मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस के 80% रोगियों में 25% लोग ऐसे हैं जो अपनी दैनिक गतिविधियां करने में असमर्थ हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स की और भी बात करें तो
लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को जोड़ का आर्थराइटिस किसी न किसी रूप से परेशान करता है और लगभग 5 करोड़ लोगों को वास्तव में जोड़ या उससे संबंधित बीमारी है और जिसमें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे आम है। तो इसीलिए हम बाद में चर्चा करेंगे या आप में से कोई आदमी प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि गठिया के जोड़ों का दर्द कूल्हे में, घुटने में, हाथ में या कलाई में, शरीर के कई जोड़ों में हो सकता है कि क्या इन जोड़ों को बदलने की आवश्यकता है, खासकर घुटने के जोड़ों को बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में कहते हैं। ये आर्थराइटिस की तकलीफ एकाएक कभी आपको लगेगा कि मुझको तो कल तक कुछ नहीं था, उम्र लगभग 50 हुआ है और थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हुआ है। शुरुआती दौर बहुत ही धीरे से होता है, बाद में जोड़ों में दर्द अधिक देर तक रहेगा। सुबह में अगर आप खास करके गठिया के मरीज हैं तो सुबह में अकड़न होगा। एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक रहने पर ये जॉइंट में क्रेपिटस या हड्डी के रगड़ने की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। अब इसका क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। जैसा कि दादा बता रहे थे, बीमारी का इलाज डॉक्टर और मरीज के बीच की बातें होती हैं, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उसे अपने लक्षण बताएं। होता क्या है कि अगर हम कई डॉक्टर के पास हो आए होते हैं तो मरीज सीधा डायग्नोसिस, डॉक्टर साहब मुझको तो सर्वाइकल है। अरे नहीं, सर्वाइकल क्या है? आप कहिए मुझे गर्दन में दर्द है। फिर डॉक्टर आपसे बात करेंगे और संभवतः आपसे बात करते करते ही डॉक्टर आपको बता सकेंगे कि आपकी बीमारी किस तरफ है। जैसे किसी मरीज को गर्दन में दर्द है और हमने अपने बातचीत में उससे पूछा, क्या आपको कभी एड़ी में भी दर्द है? और अगर मरीज कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, एड़ी में तो दर्द आज नहीं है लेकिन हुआ था और बहुत दिनों तक परेशान किया था, और तब तक अगर उसको उसका एड़ी आपने देखा और एड़ी के पीछे सूजन देखा तो आपको लगेगा कि ये ऑर्डिनरी सर्वाइकल नहीं है, ये एक पीठिया गठिया है जिसे हम स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें गठिया का रोमेटॉइड फैक्टर निगेटिव होता है और इसमें दोनों तरफ के घुटने या दोनों तरफ की कलाई नहीं प्रभावित होती है। तो वो एक घुटना होगा, एक कुल्हा हो सकता है, एक एड़ी हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में एड़ी के पास खासकर दर्द हो तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। फिर कहते हैं कि जॉइंट के अलावा भी कई और जगह है जिनके बारे में डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे। जैसे क्या आपको पेट की कोई बीमारी है जिसमें आपको बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है? तो ये बॉवेल डिजीज है जिसमें कि बार बार मल त्याग करना पड़ता है और इसका इस बीमारी से जुड़ाव है। फिर आंखों में कभी कभी तकलीफ होगी और गठिया के मरीजों को आंख लाल होने की शिकायत है और ऐसे मरीजों को आंख के डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता है। आपने पहले जो कोई इलाज कराया है उसका भी महत्व है, तो यह भी अपने डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद आपके एक्सरे, रक्त जांच आदि करेंगे। एमआरआई के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आजकल एक फैशन हो गया है कि या तो मरीज एमआरआई करा कर आते हैं या डॉक्टर पर दबाव बनाते हैं कि मुझको एमआरआई तो लिख ही दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, पैसे की व्यर्थ बर्बादी ना करें। एमआरआई अंततः एक जांच है और उस जांच से क्या मिलेगा ये डॉक्टर को देखना है। एक ऑर्डिनरी आर्थराइटिस के मरीज के जांच में एमआरआई का कोई अहम रोल नहीं है। हाँ, अगर जॉइंट में चोट लगा है तो संभवतः एमआरआई
की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसे 10% ही पेशेंट होंगे। एक्सरे ही सफिशिएंट जांच है जोड़ के अंदर की चीजों को जानने के लिए। अब इलाज के बारे में सिर्फ हम जानकारी हासिल करते हैं या हर मरीज में उसके लिए अलग से प्लान होगा। जैसे दर्दनाशक या दर्द के साथ साथ सूजन नाशक, जिसे कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो ऐसी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। फिर खासकर गठिया के मरीजों में और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में अलग किस्म की दवाएं हैं जो बीमारी को परिवर्तित करती हैं। सो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी ऑस्टियोआर्थराइटिक ड्रग होते हैं और डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं। तो DMARD बोलते हैं या DMOAD बोलते हैं। डायसेरिन, ग्लूकोसामिन, ये सब काफी प्रचलित दवाएं हैं, लेकिन अब कुछ कुछ नई दवाएं आ गई हैं। और अफ्लापिन नाम की एक दवा है कि नई दवाओं में बहुत सारी दवाएं हैं जो कि बहुत कारगर नहीं है, लेकिन अफ्लापिन नाम की एक दवा है जो समुचित मात्रा में अगर लिया जाए तो जॉइंट के क्षरण को रोका जा सकता है। अब ऑपरेशन की बात मैं कर रहा था, क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है? अगर जॉइंट के सरफेसेस काफी रुखरे हो गए हैं, अगर आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, अगर आपको लगता है कि मैं 15-20 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता हूं, मैं सीढ़ी चढ़ या उतर नहीं सकता हूं, मैं सुबह से शाम तक काफी कॉम्प्रोमाइज्ड महसूस करता हूं, तो यहीं पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारे डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का निर्णय ये डॉक्टर की सलाह होगी, निर्णय मरीज का होगा। यहीं पर मुझे एक वाकया याद आता है। मैंने एक मरीज का जॉइंट रिप्लेसमेंट करने का निर्णय लिया। मरीज के पुत्र शहर के थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा, क्या मैं सुनाई पड़ रहा हूं? हेलो जी दादा, आप हम लोग सुन पा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। जी। तो मरीज के लड़के ने पैसा जमा कर दिया कि हाँ परसों जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा पिताजी का। पिताजी गांव के तरफ से थे। 2 दिन बाद लड़का आया, सर अब आप एडवांस तो नहीं लौटाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कहते हैं, वो अपार्टमेंट में रहते थे, कहते हैं कि अगर मुझको ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ से ले गए तो मैं छत से कूदकर जान दे दूंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पेशेंट को भी मानना पड़ेगा कि नहीं, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हूं। अगर वो मेंटली रेडी नहीं है तो कभी भी ऑपरेशन उस पर थोपे नहीं। अब आहार कैसा होना चाहिए? तो जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि ये बैलेंस डाइट होना चाहिए और वजन के लिए कॉन्शियसनेस होना चाहिए। मैं अपने मरीजों को हमेशा, जो खास करके ओबीज है, उन्हें कहता हूं कि जैन धर्म नहीं अपनाइए, लेकिन जैन के जैसा अपना व्यवहार करिए। बहुत सारे जैन लोग सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 1 गिलास दूध कम से कम जरूर ग्रहण करें और समुचित विटामिन मिले, इसीलिए उस मौसम में जो फल मिलता है उसका 200 ग्राम रात को दूध के साथ जरूर खाएं। रुकिए ना, हम बोलते हैं कभी सुनाइएगा। हेलो, नहीं सुनाई पड़ रहा है? हेलो जी दादा, आपकी आवाज मिल रही है हमें।
हाँ बहुत ठीक। सुंदर आवाज है, बहुत सुंदर। जी जी, नहीं बीच में किन्हों ने कहा कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, निवेदन नहीं, है कि आप लोग अपना अपना जो है मोबाइल है या जो भी है उसको जी। ये करके रखें अब ताकि आपको डायबिटीज नहीं भी है तब भी आप अगर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे तो आपका मोटापा कुछ ना कुछ कंट्रोल में रहेगा। और उसी तरह से नमक भी हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अधिक नमक ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों की ओर ले जा सकता है। और फैट का कंजम्पशन जितना कम करें उतना अच्छा रहेगा। विटामिन और खनिज आवश्यकता अनुसार हमारे नित्य प्रयोग में आने वाले साग सब्जियों और फल में हमें मिल जाता है। अब क्या 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 जनरल उपाय करना चाहिए? तो हमें नित्य प्रति व्यायाम कुछ ना कुछ करना चाहिए। और यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक वर्ड है जिसे कहते हैं पीक बोन मास, मतलब आपके हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक। तो ये सबसे अधिक कब होगा? बोन भी मैं हमेशा कहता हूं कि बैंक की तरह है। जिस तरह बैंक में हम रोज रुपया जमा करते रहें तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन हड्डियों में एक विचित्र बात है कि 35 वर्ष की आयु तक हम जितना हड्डियों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, हड्डियां हमारी उतनी मजबूती से मजबूत बनी रहेंगी और भविष्य के लिए भी मजबूत रहेंगी। तो बोन बैंक मैक्सिमम 35 वर्ष तक ही कर सकते हैं, जिसमें समुचित आहार और समुचित व्यायाम की आवश्यकता है। 35 वर्ष के बाद जो हम आहार से हड्डियों को मजबूत करते हैं वो आज का खाया हुआ आज ही इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए जिसने 35 वर्ष तक व्यायाम किया, अच्छा भोजन किया, वो उनकी हड्डियां आने वाले वर्षों में भी मजबूत बनी रहेंगी। पूरे दिन तो है। समुचित आराम करें, उससे जोड़ों को तनाव कम होगा। और एक लक्षण बाद में भी होता है कि चलने फिरने पर तो दर्द होता ही है, जब रेस्ट में पेन होने लगे तो समझिए कि नहीं, अब ये बीमारी कुछ आगे बढ़ गई है। समुचित नींद भी लें, वजन पर नियंत्रण रखें। हॉट पैक की पद्धति है कि लोग हमेशा कहते हैं कि गर्म पानी से सेक सकते हैं। भाई कितना गर्म पानी से सेकिएगा? आप 5 या 10 दिन तो जरूर सेक सकते हैं। बर्फ की थैली का भी कभी कभी इस्तेमाल करें, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि बर्फ से क्या होगा, लेकिन बर्फ की थैली का भी इस्तेमाल करें। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के बारे में भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। सिगरेट और शराब, बड़ी अच्छी बात है कि हम सभी जो बिहार में हैं वो शराब नहीं उपलब्ध होने के कारण भी शराब नहीं पी रहे हैं, लेकिन यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सिगरेट और शराब पीने से दो बातें हैं। आपको ये गठिया पैदा करता है और आपकी हड्डियों को ये कमजोर करता है। अगर एक सिगरेट शराब पीने वाले की हड्डी टूट गई है तो ऑपरेशन के बावजूद भी उसकी हड्डियां जल्दी नहीं जुटती हैं। हो सकता है कि उसे दोबारा ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो, बोन ग्राफ्टिंग करने की आवश्यकता हो, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होने के चलते भी टूट सकती हैं। गठिया रोग भी सिगरेट पीने से या शराब पीने से हो जाती हैं। बीड़ी पीने वालों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि बीड़ी पीने से अधिक से अधिक मात्रा, जैसे एक मुट्ठा बीड़ी आप रोज पी लेते हैं तो ऐसे लोगों के खून की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और उनके अंग काले पड़ने लगते हैं। पहले अंगूठा काटना पड़ता है, फिर टांग काटना पड़ता है, फिर कभी हाथ काटना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सिर्फ धड़ बचता है और हाथ और पैर बिल्कुल नहीं बचता है। तो आप सोचिए
एक बीड़ी या सिगरेट पी लेने से भी ऐसी बीमारी हो सकती है। अगर गठिया बीमारी है तो गठिया के लिए एक से एक दवाइयां आ गई हैं। लाख रुपए का भी एक इंजेक्शन है जो साल में 3 लेना पड़ता है, परंतु यह तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि दवाएं हैं। लोग समझते नहीं गठिया हो गया अब इसकी दवाई नहीं होगी। इसी सीरीज में नई नई दवाएं आ गई हैं जिसे बायोलॉजिकल के नाम से जानते हैं, और इन दवाओं के समुचित देखरेख में उपयोग से गठिया बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। जहां तक कंट्रोल की बात है तो मैं एक बात फिर यहां कहना चाहूंगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, तो आप मानसिक तौर पर जागरूकता के कारण इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी कोई ना कोई दवा खानी पड़ेगी। परंतु आपको गठिया होता है, आप अच्छे हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम अच्छे हैं, आप दवाई छोड़ देते हैं और फिर गठिया आ जाता है। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि गठिया क्योर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भांति कंट्रोल होता है। अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहे और दवाइयों का सेवन करते रहे। जूतों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे मरीज खास करके जिन्हें घुटनों में दर्द है तो उन्हें समुचित गद्देदार तल्ले वाले जूते या स्पोर्ट्स शू पहनने की आवश्यकता है, और हील को थोड़ा ऊंचा रखें। मर्द भी अगर घुटने के जोड़ के दर्द से प्रभावित हैं तो 1 इंच हील उनका भी ऊंचा रहने से उनको चलने में सुविधा होगा। महिलाओं को भी जूतों की एड़ी, महिलाओं में प्रवृत्ति होती है कि 3 इंच 2.5 इंच ज्यादा ऊंचा हील पहनती है, परंतु 1 इंच से ज्यादा ठीक नहीं होता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप छड़ी या वॉकर डॉक्टर के सलाह से प्रयोग करें, परंतु अगर आपके बाएं घुटने में दर्द है, बाएं कुल्हे में दर्द है, तो छड़ी अपोजिट हाथ में मतलब दाहिने हाथ में ले। एक छोटा सा प्रोवर्ब है, अप टू हेवन एंड डाउन टू हेल। मतलब अगर हमारे घुटने या कुल्हे के जोड़ में दर्द है और हमें सीढ़ी चढ़ना है तो किस पैर को आगे बढ़ाएं? तो अप टू हेवन का मतलब है कि ऊपर स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, तो ये स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर जाती है तो ऊपर जाने में अच्छे पैर को आगे बढ़ाए। और डाउन टू हेल का मतलब है जब हम नीचे उतरते हैं तो अपने दर्द वाले पैर को आगे बढ़ाएं। तो ये बात अगर आप याद रखें, अप टू हेवन एंड डाउन टू हेल, तो सीढ़ियों पर दर्द की स्थिति में चढ़ने या उतरने में आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। अब यह $1 मिलियन प्रश्न चिन्ह सामने में है। मरीज को घुटना में दर्द हुआ नहीं कि उसने अपने घर में कमोड लगवा लिया। क्या यह उचित है? हमारे डॉक्टर बंधु भी सारे वही किताब पढ़ते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ा जाता है, और वह कह देंगे चुपके मुक्के बैठिएगा नहीं, आप जो है पालथी नहीं मारिएगा। मेरी व्यक्तिगत फर्म धारणा है कि नहीं, आप दर्द बर्दाश्त करके भी इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते रहें, क्या फायदा होगा? आपके घुटने मुड़ते रहेंगे, वरना अगर आप कमोड इस्तेमाल करते रहेंगे तो घुटनों का मुड़ना कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो लोग रेगुलरली कमोड यूज करते हैं 90 या 100 डिग्री के बाद उनके पैर नहीं मुड़ते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के समय मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं नीचे बैठ सकूंगा? तो एक तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीज को हम लोग सलाह नहीं देते हैं कि आप नीचे जमीन पर बैठिए। दूसरी बात कि अगर जमीन पर नहीं भी बैठिए तब भी आपको हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं
कि आपका जोड़ पहले बचपन की तरह से पूरा मुड़ेगा। ऑपरेशन के पहले जितना मुड़ता है उससे उतना ही लगभग ऑपरेशन के बाद भी मुड़ेगा। तो इसीलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि जब तक संभव है आप इंडियन टॉयलेट को इस्तेमाल करें, जमीन पर बैठकर पूजा भी करें। अब यहाँ सोचने की आवश्यकता है कि क्या यह छुपा हुआ रोग है जो हम सबों को महामारी की भांति हम सबों के शरीर में विद्यमान है, जब महिलाएं 40 की हो जाए और पुरुष 50 के हो जाए। तो ये वो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है जिसमें आपको लगेगा, अगर आपने अपने हाइट का रिकॉर्ड रखा है कि आप पहले जितने लंबे थे, चूंकि आपका पीठ झुक गया है, आपकी लंबाई घट गई है, पीठ टेढ़ा हो गया है, आपके फेफड़ों को हड्डी के ढांचे के अंदर फैलने के लिए जगह नहीं मिला है और इसीलिए फेफड़े की बीमारी हो रही है, पेट आपका निकल गया है, दर्द से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं और कई बार आपके शरीर से जितना काम लिया जाना चाहिए उतना काम आप कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। आपको सहारे की आवश्यकता है और यह धीरे धीरे आपको डेथ की ओर अग्रसारित करता है। तो हड्डियों के कमजोर होने से फ्रैक्चर का रिस्क बना रहता है। तो कुछ तो रिस्क फैक्टर्स हड्डियों में हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि हड्डियों का घनत्व तो कम हो गया है। अगर आपकी हड्डियां पहले टूट गई हैं तो यह भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपकी हड्डियों के दोबारा टूटने की संभावना बहुत अधिक है ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसकी अभी तक एक भी हड्डी नहीं टूटी हुई है। और खासकर सावधानी की आवश्यकता है। अगर आपके पुरखों में ये फ्रैक्चर का इतिहास है तो संभवतः यह फ्रैक्चर का इतिहास आपको भी प्रभावित कर सकता है। हड्डियों के अलावे आपके वातावरण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं या आपके शरीर में क्या कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है तो समय पर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करावे। आपके आंख में अगर कोई सुनने में कोई परेशानी है तब भी हो सकता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं और कोई वाहन आकर आपको धक्का मार जाए। आपको अगर बैलेंस ठीक नहीं मिल रहा है किसी बीमारी के कारण तब भी आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और अगर किसी बीमारी के कारण आपके मांसपेशियां कमजोर हैं तब भी ऐसा हो सकता है। देखिए नीचे लिखा है कि क्या क्या चीजें चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही आवश्यकता है और साथ ही कुछ ऐसे दवाइयां हैं जिनके प्रयोग करते रहने से आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। और आपको अपने आस पड़ोस में और खासकर अपने घर में देखना होगा कि कहीं कोई ऐसा ठोकर वाला जगह तो नहीं है। जैसे पहले चौखट हुआ करता था नीचे के तरफ भी, तो इस तरह के अगर कोई अवरोध हैं तो उनका भी ध्यान करना पड़ेगा। कई बार तो अपने देश में कम और विदेशों में हिप की हड्डियां, कूल्हे की हड्डियां टूट नहीं जाए इसीलिए हिप प्रोटेक्टर बेल्ट लगा देते हैं। अब मैं आपको आपके समक्ष एक प्रश्न रखता हूं, क्या हम अपनी हड्डियों के कमजोर होने की स्थिति में खासकर बढ़ते उम्र या कई बार गठिया के मरीजों को स्टेरॉयड ग्रुप की दवाएं दी जाती हैं, तो स्टेरॉयड ग्रुप की दवाई खाने से भी हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। तो क्या ऐसे फ्रैक्चर होने की संभावनाओं को हम रोक सकते हैं? निश्चय ही भविष्य में होने वाले हड्डियों के कमजोर होने के कारण फ्रैक्चर को रोका जा सकता है। एक अपने पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को कहिए या अभी यही मीटिंग खत्म होगा आप ध्यान देंगे कि कौन व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है
और चल लेता है। तो एक जांच है जिसे कहते हैं खड़े हो जाएं और चलें। अगर बिना सहारा के आप खड़े हो गए और चल लिए तो आपकी हड्डियां मजबूत हैं। अगर आपको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा, जैसे आपने कुर्सी की बाह पकड़ ली या जमीन में बैठे हैं तो आपने बाहों का सहारा लिया, तो हड्डियां कमजोर है, कुछ विटामिन डी की संभवतः भी कमी है साथ में। और अगर हाल फिलहाल आप चलते फिरते गिर गए हैं तो अगले 6 माह के भीतर गिरने की संभावना बनी हुई है। अपने अड़ोस पड़ोस एवं साथ साथ के घर के अंदर चलने में ठोकर से बचने के उपाय पर भी ध्यान दीजिए। तो एक बार अगर गिरते हैं आप तो अगले 6 माह तक उसी कारण से दोबारा गिरने की संभावनाओं को रोके। अब मैं कह रहा था, क्या हमारी हड्डियां कितनी मजबूत है? क्या इससे कोई तराजू है जिस पर हम इसको तौल सकते हैं? जी हाँ, दरअसल में हम अपने हड्डियों के घनत्व की जांच कर सकते हैं। और अगर ये हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इसके इलाज की आवश्यकता की श्रेणी में ये आता है, तो इसका इलाज कराकर भविष्य में होने वाले फ्रैक्चर से बच सकते हैं। अन्यथा नहीं इलाज कराने पर 30 गुना अधिक फ्रैक्चर होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए औरतों को 40 वर्ष के बाद और मर्द को 50 वर्ष के बाद, और खास करके हर उस व्यक्ति को जिसे उठकर चलने में सहारे की आवश्यकता है, ये बोन मास का जांच कराना चाहिए। डेक्सा स्कैन एक मशीन है जिससे इसकी जांच करते हैं। अधिक डिटेल में नहीं जाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कभी कभी किसी कैंप में गए होंगे जहां एक छोटा सा मशीन आता है जिसमें अपने पैर को आप उस पर रखते हैं और उसमें निकल जाता है रिपोर्ट कि आपका टी स्कोर क्या है या जेड स्कोर क्या है। तो टी स्कोर, जैसा कि मैं कह रहा था कि 35 वर्ष तक आपका मैक्सिमम होता है बोन मास, तो टी स्कोर एक 30 वर्ष के नवयुवक या नवयुवती की तुलना में हड्डियों के घनत्व की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है। -1 या इससे अधिक टी स्कोर होने से उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इस नॉर्मल में भी 12% हड्डी कमजोर हो सकती है। -1 से -2.5 को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोल के उससे 1 डिग्री कम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। और सबसे कम घनत्व -2.5 या उससे कम को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और -2.5 का मतलब है कि आपकी हड्डियां 30% कम हो गई हैं। और जेड स्कोर कहते हैं कि आप ही के उम्र और आप ही के मर्द हैं तो मर्द, औरत हैं तो औरत की तुलना में आपकी हड्डी कितनी कमजोर हो गई है। तो इस तरह से अगर पहले आपकी हड्डी टूट चुकी है, चाहे आपका टी स्कोर कुछ भी है, तो आपको दवा कराने की आवश्यकता है। अगर टी स्कोर -2.5 या उससे कम किसी भी हड्डी में है तो निश्चित ही कराना है। एक और पद्धति है जो कंप्यूटर पर WHO ने बनाया है। इस पद्धति में कुछ प्रश्न हैं जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि क्या आपके पिता का फ्रैक्चर हुआ था, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उस प्रश्न के समुचित जवाब के बाद ये पता चलता है कि आने वाले 10 वर्ष के अंदर आपके हड्डी के टूटने की संभावना कितनी है। तो अगर उसमें निकलता है कि आने वाले 10 वर्ष में 3% या उससे अधिक हड्डी के टूटने की संभावना है, तब भी आपको इलाज की आवश्यकता है। कूल्हे के अलावा दूसरे हड्डियों के ऐसे फ्रैक्चर जिन्हें हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं कि संभावना 20% या उससे अधिक है, तब भी आपको इलाज की आवश्यकता है। नाउ हर ऐसे व्यक्ति का जिसका लो बोन मास है और विटामिन डी लगभग 30 नैनोग्राम होना चाहिए, उससे अधिक ही होना चाहिए। अगर 10 नैनोग्राम है
तो मैं एक पेट की बीमारी के बारे में कह रहा था, IBD या सीलियक डिजीज कहते हैं। तो अगर मरीज को बार बार पेट खराब है तब तो बड़ा प्रकट है। अगर बार बार पेट खराब नहीं भी रहा है और विटामिन डी 10 है तो उसके पेट के बारे में भी आप ध्यान दें, और सीलियक डिजीज है कि नहीं साथ में इसके बारे में भी बात करें। अब देखिए कि प्रतिदिन हमें कैल्शियम कितना लेना चाहिए, खास करके जब हमारा उम्र 50 या उससे अधिक हो गया है। औरत को 750 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए भोजन से, और मर्द को 900 मिलीग्राम चाहिए भोजन से। लेकिन आवश्यकता कितनी है? शरीर को 1200 मिलीग्राम की आवश्यकता है, और अगर 1200 मिलीग्राम से हम अधिक कैल्शियम लेंगे तो वह बेकार जाएगा, मल या मूत्र में वह निकल जाएगा। सो भोजन से हमें सिर्फ 300 से 500, भोजन के अलावा 300 से 500 ही कैल्शियम लेने की आवश्यकता है। इसी बात को इस चार्ट में दर्शाया गया है। जनरेटर चलवा दो। यहाँ विद्युत बाधित हो गई है। अगर मेरा संपर्क टूट गया तो मैं फिर आने का प्रयास करूंगा। तो अब विटामिन डी का सप्लीमेंट कितना आवश्यक है? जैसा मैं अभी बता रहा था कि विटामिन डी 30 नैनोग्राम से अधिक होना चाहिए। डिजायरेबल रेंज है कि 30 से 25 होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि 100 से अधिक अगर हो गया तो टॉक्सिक लेवल में चला जाएगा, परंतु ऐसा कोई बहुत टॉक्सिक फीचर्स नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अगर 100 से अधिक है आपका विटामिन डी तो आप विटामिन डी लेना बंद करें। आमतौर पर विटामिन डी के गोली या सिरप जो आते हैं उनको प्रति सप्ताह 8 सप्ताह लेना पड़ता है। उसके बाद 15 दिन पर में 8 पैकेट लेने की आवश्यकता है, और उसके बाद महीने में एक बार लेने से यह बना रहता है विटामिन डी का लेवल। सप्लीमेंट कुछ लोग रोज रोज लेना चाहते हैं तो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन होने से यह ठीक रहेगा। तो मैं अपनी वार्ता यहीं समाप्त करता हूं, और बिजली की बाधित होने की प्रक्रिया ठीक हो गई है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न पूछे जाएं ताकि मैं उनका समुचित जवाब दे सकूं। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूं। प्रेम प्रकाश दादा जी। जय गुरु। आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ऑर्थोपेडिक्स से डिजीजेस से रिलेटेड विभिन्न डिजीजेस के बारे में आपने विस्तार से बताया, जिसमें प्रमुख रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बैक पेन वगैरह के नी